अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज का जो हमारा शो है वो कंटिन्यूएशन है जो कल हमने प्रोग्राम का आगाज किया था, जो खुसूसी एक डिबेट कर रहे हैं हम पाकिस्तान के पावर सेक्टर के हवाले से। और उस पावर सेक्टर की डिबेट में जो तीन अहम जो गेस्ट हमारे साथ कल भी जो मौजूद थे, आज भी फॉर्चुनेटली हमारे साथ मौजूद हैं, तो उस डिबेट को आज हम कंटिन्यू रखेंगे। जो सबसे बड़ा इशू है कैपेसिटी पेमेंट का, आपने खुद कहा कि 24 रुपए जो है ना ये कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम दे रहे हैं। अब एक बात तो तय है कि चलें, जो गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं उसके लिए तो शायद वो कर भी नहीं रहे, लेकिन कर सकते हैं कि उसको कम से कम रिविजिट करें। लेकिन जहां तक चाइना के आईपीपीज हैं, माजी के अंदर भी आपने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोशिश की रीनिगोशिएट करने की, लेकिन चाइना के लिए वो एक रेड लाइन है। और दूसरा ये बात अली परवेज मलिक साहब की भी ठीक है कि जब आप एक गवर्नमेंट स्टेट टू स्टेट या आप एक मुआहदा करते हैं तो फिर आप उसको ऑनर करना पड़ता है। अगर आप उस वक्त अपने लिए बेहतर डील कर लें, गुड एनफ, लेकिन जब आपने साइन कर दिया फिर आपको ऑनर करना पड़ता है। डू यू थिंक कि यहां पर हमारे लिए ये एक रोड ब्लॉक क्लियरली है कि कन्विंस करना एटलीस्ट जो चाइनीज आईपीपीज हैं कि वो पाकिस्तान की बात सुनिए, और अगर ऐसा है तो फिर क्या वे आउट है? फिर शहबाज, इसमें बड़ा सिंपल मेरा व्यू है, लेकिन पहले मैं आपको नंबर दे देता हूं। इस वक्त 23,000 कुछ मेगावाट के आईपीपीज हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा 10,000 मेगावाट हाइडल है और उसके बाद 10,000 मेगावाट के जेनकोज हैं। ये हमारा टोटल प्रोफाइल है पावर सेक्टर का 43,000 मेगावाट का। अब इस 23,000 में से, जैसे अली खजर बता रहे थे, 13,000 मेगावाट के कारखाने ऐसे हैं जो नए आईपीपीज लगे थे, जो कि 2017 के बाद हमारे पास जो है वो आए हैं, उसकी कमेंसमेंट हुई है और उसकी पावर सेक्टर को वो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन लाइनें अभी भी नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि सर, हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना। आज पाकिस्तान का हर शख्स ये बात कह रहा है, आज 5 रुपये 73 पैसे और बिजली का टैरिफ बढ़ा है। IMF की बात माननी है, बिल्कुल माननी है। तो इसके बाद जो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर है, शायद उसका रेट 65-66 रुपये हो जाएगा, आज कमर्शियल का 85 हो जाएगा, जो कि 22 सेंट और तकरीबन 25 सेंट से ज़्यादा बन जाता है, बल्कि 30 सेंट ही बन जाता है कमर्शियल का। हमने इंडस्ट्री का 15 सेंट रखा है टैरिफ, जो कि इंडस्ट्री का टैरिफ रीजन से दुगना है इस वक्त। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास स्टेट के पास बहुत कम स्पेस है, मैं ये समझता हूँ। हमें कोई रास्ता तो निकालना है। रास्ते तो दो हैं, या हम इन कंपनीज के पास बैठ के रीनेगोशिएट करें, चाहे हमने इनका टेनोर नेगोशिएट करना है कि 10 साल के बजाय इसको 30 साल पे ले जाएं, चाहे हमने उनके साथ बैठ के जो है वो कैपेसिटी पेमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चाहे हमने इनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, जैसे अली कह रहे हैं कि हम अपना लोड डालें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे पास जो है कैपेसिटी मौजूद है 3,000 मेगावाट की, तो सिर्फ इंडस्ट्री कैप्टिव पे चल रही है, जो कि सिस्टम पे जानी चाहिए। और मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि आप सिस्टम पे लेके जाएं ये 3,000 मेगावाट और उसको ऐसा टैरिफ दें कि वो कंपीट कर सके। अब मुझे दुआ है कि 15 सेंट का टैरिफ दे रहे हैं कि 15 सेंट की टैरिफ पे इंडस्ट्री कंपीट कर सके दुनिया से। आपने आज बांग्लादेश के फिगर्स देख लिए हैं कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 44 बिलियन नहीं 34 है, $10 बिलियन की उसमें गलत जो है उसकी ट्रांजैक्शन आई हुई थी। हमारी टेक्सटाइल 16.5 पे खड़ी है, हम 25 पे जा सकते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग 5 पे खड़ी है, हम 10 पे जा सकते हैं। ये अली परवेज साहब, ये एक्सपोर्ट वाला आपने बिल्कुल एक इसके ऊपर 10 मिनट रखे हुए हैं। पास 12 एक्सपोर्ट की शबाज, एक मिनट शबाज, हमारे पास 12 से 15 बिलियन डॉलर घर में पड़े, हमारे 12 से 15 बिलियन डॉलर घर में पड़े। या मुझे दे दें कि मुझे व्हीलिंग अलाउ कर दें, मैं सिस्टम से निकल जाऊं अभी भी, बट मैं नहीं निकलना चाहता। मैं चाहता हूं कि 500 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दे दूं, लेकिन ये ना हो जाए कि हम 15 सेंट में एनर्जी का टैरिफ हमने दिया है, अल्लाह ताला कामयाबी दे। मुझे बहुत मुश्किल वक्त नजर आ रहा है अगला साल, मुझे अच्छा टाइम नजर नहीं आ रहा। गौहर एजाज साहब, थैंक यू, आपका बड़ा जबरदस्त के ऊपर व्यू है। बट मसला नाज़रीन अब ये हो गया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ ज्यादती हो रही थी, हुकूमत उनसे पैसा लेके रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सब्सिडी दे रही थी। इंडस्ट्री से और कुछ क्लास जो है रेजिडेंशियल कंज्यूमर से, उनसे जो सब्सिडी हुकूमत ले रही थी उससे कहीं ज्यादा थी जो हुकूमत अपनी जेब से डाल रही थी। अब इंडस्ट्री की तो बात सुन ली प्राइम मिनिस्टर ने, अब रह गया बेचारा रेजिडेंशियल कंज्यूमर, चाहे वो आपका 302 यूनिट वाला है या 400 यूनिट वाला, जितना भी है, उससे पैसा लेके हुकूमत जो 300 यूनिट से नीचे वाले उनको सब्सिडी दे रही है। ये एक जुल्म है, ये ज्यादती है
और जब इतना टैरिफ इंक्रीज हो रहा है, वो बहरहाल इसके ऊपर आगे बात करेंगे। बट अली खिजर साहब, अली परवेज मलिक ने बड़े खूबसूरती से एक बात कह दी कि जो राइट लेफ्ट जो कुछ ऑफ द ग्रिड जा रहे हैं उनको वापस लाना है। आप कैसे देख रहे हैं इनकी स्टेटमेंट को कि वो जो एक मीटरिंग वाला भी एक मसला है, अब जो होम्स हैं वो रेजिडेंशियल जो जितने भी यूनिट्स हैं जिनकी कैपेसिटी टू वो इंस्टॉल दोज प्लांट्स है या वो यूनिट्स है, वो तो नहीं रहना चाहते इस सिस्टम के ऊपर। वो क्यों रहे जब उनसे 12 रुपए की सब्सिडी, एक तो वो कीमत दें, ऊपर से 12 रुपए की सब्सिडी भी हुकूमत को दें और फिर हुकूमत कहे कि वापस सिस्टम में आ जाओ। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए, मेरा तो सिंपल सा है, अगर हम बिजली की कीमत को सस्ता नहीं कर पाते, चूंकि अच्छा हमारा वी हैव अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। हमारी मार्जिनल कॉस्ट बिजली की सिवाय इंपोर्टेड कोल के जो बहुत गलत लगे हैं, हर चीज की कम हो गई है। और RLNG के जो प्लांट है, अगर गैस उस पर सस्ती मिल जाए जो लोकल है, तो वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो वी हैव अ वेरी लो फ्यूल कॉस्ट वर्सेस वी हैव अ वेरी हाई कैपेसिटी पेमेंट, वी हैव वेरी हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज। तो हमें जनरेशन वाला मसला ठीक है, लेकिन चूंकि कॉस्ट हमारी ज्यादा हो रही है, तो मेरे ख्याल में अगर हम बिजली की कीमत को कम नहीं कर पाएंगे एंड कंज्यूमर के लिए, तो ऑफ ग्रिडिंग इज गोइंग टू ग्रो इनवेरिएबली। 2015 के अंदर ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी आई थी सोलर की, उस वक्त कोई नेट मीटरिंग नहीं लेता था। फिर स्टेट बैंक ने उस पर 6% पे इंटरेस्ट रेट देकर सब्सिडी भी दी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत रोल आउट हुआ, फिर भी इतना नहीं बढ़ा। आज उस पर 0 इंटरेस्ट रेट सब्सिडी है। आज उस पर किसी किस्म की गवर्नमेंट कह रही है मैं वापस ले लूंगी, बट वो सोलर दबा के लिए जा रहे हैं। 2015 में सोलर इधर था, बिजली की कीमत इधर थी। आज सोलर इधर आ गया, बिजली की कीमत उधर चली गई है। तो जो पे बैक 10 साल में होता था सब्सिडी के साथ, वो बगैर सब्सिडी के 2 साल में हो गया है। अब आगे अगला है कि ऑफ ग्रिड होने के लिए आपको हाइब्रिड सोल्यूशन अपना लगाने और आपने उसके साथ बैटरीज इंस्टॉल करनी है। चाइना की जो इस दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी है, उसका दावा है कि 3 साल में बैटरी की कीमत आधी हो जाएगी। और अगर ये आधी हो गई है, तो आज बैटरी लगा के जो पे बैक पीरियड 6 साल का बनता है, वो भी 3 साल का हो जाएगा। तो आप देखिएगा, जैसे जैसे बैटरी गिरती जाएगी, जैसे जैसे आपकी बिजली बढ़ती जाएगी, आप उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, चाहे 200 यूनिट हो या 2000 यूनिट हो, और आपका कमर्शियल हो, कोई भी हो, वो जितना हो सकेगा वो ग्रिड से भागेगा, जान छुड़ाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिक्स चार्ज बढ़ाते रहेंगे, वो ग्रिड का ताला लगा देगा, वो घर में जनसेट लगा देगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, कंज्यूमर नहीं पे कर सकता। आपको इसको चेंज करना है भाई। आपको जाके IPPs के साथ क्या निगोशिएट करना है? वो ये करना है कि भाई ये प्रोजेक्ट की यूजफुल लाइफ चालू। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो कंज्यूमर की जो कैपेसिटी है टू पे बिल्स, वो इरोड होती जा रही है। प्रोग्राम के आगाज में भी हमने जिक्र किया था, अली परवेज मलिक साहब, हमारे अपने ऑफिस के अंदर कि पिछले साल अगर जून में हमारा ड्राइवर पार्किंग में गाड़ियां धोने वाला एक बेचारा बंदा जो है, उसका अगर 4-5 हज़ार बिल आ रहा था, इस महीने 25,000-30,000 रुपए उसका बिल आया। तो आप इमेजिन करें कि उसकी इतनी आमदन नहीं है जितना उसका बिल आ रहा है। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि जो लोग ऑफ ग्रिड जा रहे हैं उनको ऑन ग्रिड लाया जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट बिजली इतनी महंगी करेगी तो फिर लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेगा? वो तो फिर करेंगे। और अली खिजर साहब ने कहा कि आप जो मर्जी करते रहे, इस वक्त तो बड़ा इंसेंटिव है लोगों के पास, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर पे जा रहे हैं और फ्यूचर में जाते रहेंगे। अच्छा कामरान, ये जो हमने ऑफ ग्रिड वाली बात को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले गए ना, मैं इसको जरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्लीज थिंक बियॉन्ड सोलर। हमने इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करना है। हमने इस मुल्क की जो एक्यूलीज हील्स इस वक्त है ना, जिसके ऊपर ये सारी मईशत का निजाम, मैंने कहा ऑक्सीजन की तरह है। अगर किसी इंसान से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो वो इंसान कोलैप्स हो जाता है। हमने उसको ठीक करना है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे कोई, अगर हम इसके ऊपर सनसनी करने के लिए कि अगर नेट मीटरिंग की मैंने तो ना कोई बात की है, आप मुझे बता दें क्या ऑफ ग्रिड नेट मीटरिंग के अलावा, सोलर के अलावा और फ्यूल्स नहीं चल रहे? क्या फर्नेस ऑयल पे नहीं चल रहे? क्या आपके कैप्टिव प्लांट नहीं चल रहे? क्या और चीजें नहीं हो रही? तो लेट अस नॉट सेंसेशनलाइज, हम यहां पे इश्यूज रिजॉल्व करने बैठे। बट बिफोर दैट आई वांट टू क्लियर समथिंग कि ये प्रॉब्लम का स्केल कितना बड़ा है। देखिए, मैंने आपसे इतनी गुजारिश की, कैपेसिटी पेमेंट 2000 अरब है कि 2800 अरब है जो अगले साल जा रही है, उसको आपको निगोशिएट करना है विद म्यूचुअल कंसेंट। मैंने तो नहीं आपको कहा कि सर्जरी दरकार नहीं है, मैंने
तो आपको क्या सर्जरी दरकार है, पर आपको सॉवरेन अपनी कमिटमेंट्स को आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते। दैट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी बात यह कि 11 महीने के अंदर आपका तकरीबन 113 बिलियन यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। आप पूरे साल का लगा लें वो आपका 125 बिलियन यूनिट हो जाएगा। मैंने आपको कहा है कि जी अगर 2800 अरब को 125 से डिवाइड करें तो आपका बनता है 22 रुपए का कैपेसिटी चार्ज। अगर इसको मैं 150 से डिवाइड करूं तो वो 20 रुपए के नीचे चला जाता है। तो इसलिए हमें ऑफ ग्रिड लेके ऑफ ग्रिड को ऑन ग्रिड लाना है। कैप्टिव क्या फ्यूल्स नहीं चल रहे सस्ती गैस के ऊपर। अब मैं उसकी मिसाल भी गौहर साहब ने बिल्कुल ठीक दी। आज RLNG जो आपके पास आ रही है 60% की थर्मल एफिशिएंसी वाले प्लांट्स के अंदर जल के 24 रुपए का ईंधन उसकी कॉस्ट आ रही है। हमारी जो लोकल गैस है वो 30% के थर्मल एफिशिएंसी के प्लांट्स के अंदर हम दे रहे हैं और उसकी 13 रुपए की गैस आ रही है। तो आप कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज जो हम अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज हम इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। तो मैंने आपको सिर्फ ये गुजारिश की हमें इस डायरेक्शन में आगे चलना है। और सबसे पहली जो मैंने आपसे बात की, हमें परवर्स इंसेंटिव तोड़ने हैं। आज जो ये ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड की बहस चल रही है ना, मैं तो दोनों के साथ इत्तेफाक कर रहा हूं। आज हमारी प्राइसिंग रिजीम ऐसी बन गई है कि जिसको ग्रिड पे नहीं होना चाहिए वो ग्रिड के ऊपर है, और जिसको हमें ग्रिड के ऊपर लाने की जरूरत है वो ग्रिड से ऑफ चला गया है। तो हमें इस निजाम को ठीक करना है, और जब तक वो सर्जरी हम नहीं करेंगे, चाहे हम व्हीलिंग के जरिए आप उनकी कॉस्ट को इंसुलेट करें। व्हीलिंग के अंदर भी एक नई बहस चल गई हुई है। अब गौर साहब ने बात तो कर दी कि 1-2 सेंट की बिजली आप व्हील करवा लें, पर जो नेपरा का व्यू है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो आपकी कैपेसिटी चार्ज है, अगर आपने वो दोबारा व्हीलिंग टैरिफ के अंदर लोड करके देनी है तो फिर व्हील कौन करेगा? तो इट इज अ मच बिगर प्रॉब्लम देन दैट। आपने व्हीलिंग के अंदर भी स्टैंडर्ड कॉस्ट को सोशलाइज करना है कि आपने पावर प्लांट्स के ऊपर रहने देना है। इट इज नॉट एन इजी सोल्यूशन, बट आई टोटली एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट बोथ माय यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स जो बैठे हैं, जो पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, उसका हुकूमत को हल निकालना है। और एक दफा ये IMF का जो फ्रेमवर्क सेटल हो जाए, क्योंकि इसकी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ऑफशोर लेंडिंग इन्वॉल्व्ड है, 15 ममालिक इन्वॉल्व्ड है। इंशाल्लाह ताला हुकूमत इज कमिटेड कि आपने इसके ऊपर मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लेके आने हैं। आपने सब्सिडीज को अपनी पॉवर्टी एलिवेशन डिवीजन में लाना है। इन चीजों को स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर अपने पैरों पे खड़ा करना है, ताकि आप फिर प्राइवेटाइज कर सकें। इसी तरह सर्कुलर डेट एक्यूमुलेट करता है तो कौन आके प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा? एक चीज बताइए, आप आपके पॉइंट ठीक है, आप जो भी अपने पर्सपेक्टिव से बात कह रहे हैं, 22 रुपए अगर आइडल कैपेसिटी पेमेंट जा रही है फी यूनिट, इसमें हुकूमत का कितना हिस्सा, और हुकूमत का हाथ किसने रोका है कि उसके जो 2 LNG प्लांट्स जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, 2 पंजाब गवर्नमेंट के हैं, उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, बाकी जो आपके कुछ थर्मल प्लांट्स हैं, हुकूमत को किसने रोका है कि वो अपना जो उसकी जो एग्रीमेंट है उसको रीओपन नहीं कर सकते? चले मैं आपसे ना इस बहस में जाए बगैर, अगर वो हुकूमत के प्लांट हैं तो उनके टैरिफ का हिस्सा है ना उनकी कैपेसिटी पेमेंट, उन्हीं को ये पैसे मिल रहे हैं ना, जो उनका प्रॉफिट होगा वो हुकूमत के पास ही आ रहा है ना। उसके बाद 1000 अरब के ऊपर नहीं, अली परवेज मोइल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो मैं पे कर रहा हूं ना, हुकूमत को जा रहा है या मैं तो आपसे बहस ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मैं आपको ये डेटा ला दूंगा, बट दैट मनी इज नॉट गोइंग इनटू एनीवन्स पॉकेट। हुकूमत के पास ही आ रहा है। मैं सिर्फ ये पॉइंट कर रहा हूं, मेरी पॉकेट से जा रहा है, इनकी पॉकेट से जा रहा है, आपकी अपनी पॉकेट से जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मैंने तो आपसे पहले एक्नॉलेज कर ली प्रॉब्लम कि हमें इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैंडल करना है। मैं आपको जो छोटी सी विजिबिलिटी दिखाना चाह रहा हूं, जिसकी तरफ अली खिजर साहब और गौहर साहब ने बात की। आपको पता है इस 11 महीने के अंदर जो आपकी इंडस्ट्री है, जो कैश काउ है, जो बिजली भी आपको पेमेंट देती है, जो आपकी चोरी भी जिसके पास नहीं होती, उसकी कंजम्पशन 11% ड्रॉप हो चुकी हुई है। आप उसके अंदर क्लोजर भी है, उसके अंदर आपकी ऑफ ग्रिड पे जो लोग चलेंगे, दोनों डायमेंशंस है। पर इसके ऊपर आपको एक सेकंड के लिए और देखें, कल मैं लेस्को के दफ्तर में 3 घंटे बैठा हुआ था, लेस्को के अंदर 20% की ड्रॉप है। सो दिस ट्रेंड हैज टू बी चेक्ड। उसके अंदर ये हर फ्रंट, हर इशू जिसके ऊपर आपने भी हाईलाइट किया है, हुकूमत के प्लांट्स हो, प्राइवेट सेक्टर के प्लांट्स हो, गौहर साहब ने जो बात की है, अली खिजर साहब ने बात की है, मैं उसकी आवाज उठाता भी रहूंगा और इंशाल्लाह ताला इन दोस्तों के मशवरे के साथ उसके ऊपर भरपूर काम भी करेंगे। बट मैं जी यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। पावर सेक्टर के हवाले से हमारी जो खुसूसी डिबेट है वो ब्रेक के बाद जारी रहेगी। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इसी जो आप बात कर रहे हैं ना, अब जिस तरह खुद आप कर रहे हैं कि लोग अब महंगी बिजली नहीं खरीदना चाहते, आपने खुद भी नंबर्स भी दिए, तो गौहर एजाज साहब क्या कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं हो सकता? हमारे पास आपने खुद जिक्र किया 40 बल्कि 43,000 इस वक्त जनरेशन कैपेसिटी है। हमारी पीक जो डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक GB कैपेसिटी पेमेंट तो हमने देनी ही देनी है,
तो क्यों ना हम जो बिजली प्रोड्यूस करके सस्ती बिजली फराहम करें, इंडस्ट्री को दें, लोगों को इंकरेज करें कि वो जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे शायद उससे सस्ती हो। पीटीआई के टाइम पे मुझे याद है कि एक दफा विंटर्स के अंदर उन्होंने ये इंसेंटिव भी दिया था कि आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे आपकी यूनिट्स कम होंगी। डू यू थिंक के दिस कुड बी वन ऑफ द वे आउट के वाइल वी रीनेगोशिएट जो कैपेसिटी पेमेंट है विद अदर आईपीपीज कि गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कोई काम करे? शहबाज, बहुत अच्छी बात आपने की। और देखें, अली सारी बात को समझता है और अली खिजर ने बड़ा अच्छा जो है मुकदमा जो है वो पाकिस्तान का पेश किया। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू फिर बड़ा सिंपल है। मैं कह रहा हूं कि हमें हर डायमेंशन पे काम करना पड़ेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमें मालूम है कि ये सॉवरेन गारंटी है, हम नहीं सॉवरेन गारंटी से, बट हमें उसके बावजूद जो है रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपेसिटी पेमेंट्स ये 2 ट्रिलियन की और अगले साल 2.8 ट्रिलियन की जैसे अली कह रहे हैं, ये कंज्यूमर नहीं उठा सकता। ये आज 24 रुपये हैं, ये आगे 30 रुपये हो जाएंगी, ये नहीं चल सकता निज़ाम। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम सनत चलाएं। कि मैंने जैसे कहा कि हमारी $16.5 बिलियन की टेक्सटाइल पिछले साल चली और सिर्फ इस वजह से माल नहीं बेच सकी कि उसकी इंडस्ट्री जो है वायबल नहीं थी माल बना के दुनिया में बेचने के लिए। कि अगर जो है $32 बिलियन बांग्लादेश ने बेचा है तो पाकिस्तान ने क्यों 16.5 बेचा? उसकी कॉस्ट 7 सेंट थी और मेरी कॉस्ट जो है 15 सेंट थी पिछले पूरे साल, क्योंकि मेरा 9 सेंट का टैरिफ खत्म हो गया था फरवरी 2023 के अंदर। पिछला पूरा साल मैंने 42-43 रुपए पे काम किया है, जो कि 15-16 सेंट था। मैं कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सका, बड़ी मुश्किल से टेक्सटाइल सेक्टर ने अपने आप की कैपेसिटी रिटेन की है, बट अब वो भी नहीं रिटेन हो रही। हमारे पास एनर्जी मौजूद है, फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए है। मैं ये कह रहा हूं कि 10 रुपए की फ्यूल कॉस्ट है हमारे पास और 24 रुपए की हम बंद करके इंक्रीमेंटल कॉस्ट कह रहे हैं। अली को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं, कि जो अपनी ग्रोथ करता है उसको आप एक दफा फ्यूल कॉस्ट पे 1 साल के लिए दे दें। क्यों नहीं दे रहे? आप बंद करके क्यों कैपेसिटी पेमेंट जो है अदा कर रहे हैं? आपकी सनत चलेगी, जो बंद पड़ी है उसको सनत को चलवा दें, माल बेचें दुनिया में 1 साल के लिए, अगले साल फिर बेंचमार्क कर दें कि जनाब उसका बेंचमार्क क्या है। सब शायद ये मसला ये है कि हमारे भाई जो अली परवेज मलिक साहब है ये IMF के हाथों फंसे हुए हैं। नेथन पोर्टर जो है सब पाकिस्तान के वजीर आज़म से ज्यादा ताकतवर है। जो IMF के मिशन चीफ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 34 रुपए 99 पैसे का टैरिफ अनाउंस किया। नेथन ने क्या तुसी होंगे वजीर आज़म पाकिस्तान में भी आए थे, उन्होंने 38 रुपए का कर देता है। बट द पॉइंट हियर इज अप्रिशिएट तो करें ना कि वजीर आज़म साहब ने असूली जो मौकिफ था गौर साहब का उसको एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर इन्होंने एक्नॉलेज भी किया। कहता हूं जिस तरह गोहर एजाज साहब की भी सुनी गई है, उस तरह अब्दुल्ला की, गाजी की, हमाद की, उनकी भी सुन ली जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी प्लीज जी गौर साहब। शहबाज, इसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू पिछली गवर्नमेंट में हमने कैबिनेट में एक पॉइंट मुझे राणा साहब देने थे। अली खजर आपकी तरफ आता हूं। कैबिनेट में जो है इस पॉइंट को राणा साहब एक बात मुझे कंप्लीट करने दें कि पिछली कैबिनेट में हमने 240 अरब रुपए आइडेंटिफाई करके दिया, 240 अरब रुपए हमने आइडेंटिफाई करके दिया कि इंडस्ट्री जो है आप बोलिए, आपका फ्लोर है। राणा साहब किसने बात करनी है? जी गोहर एजाज साहब आप बोल रहे हैं, आपने बात करनी है, यू आर स्पीकिंग। थैंक यू राणा साहब। मेरा पॉइंट ये कि 240 अरब रुपए पिछले साल कैबिनेट ने जो है निकाल के दिया कि इंडस्ट्री सब्सिडाइज कर रही है अदर सेक्टर्स पे। इंडस्ट्री का काम है जॉब प्रोवाइड करना, इंडस्ट्री का काम है मुल्क में एक्सपोर्ट जो है वो के ऑर्डर लेके आना और एक्सपोर्ट मुल्क के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना। वो 240 अरब रुपए इस गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया और उस पॉइंट को जो SIFC से भी जो है वो रिप्रेजेंट होके आया हुआ था, वो जो है वो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, हम कहा करते थे कि इंडस्ट्री को हम सब्सिडी दे रहे हैं, निकला क्या कि इंडस्ट्री 240 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है। और मैंने ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात नहीं की, ये पूरी की पूरी सनत पाकिस्तान की सारी जनरल इंडस्ट्री, सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ये सब्सिडी हमें हुकूमत के बजट से देनी चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं अली खजर से, शहबाज राना से, कि जो पॉइंट हमाद, अब्दुल जिसका भी है, हमें जो सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट अपने बजट से प्रोटेक्ट करे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जॉब ही नहीं होगा, आज मिनिमम वेज 37,000 कर दी गई,
अगर हम एक घर को 37,000 रुपए का जॉब नहीं क्रिएट कर सकेंगे तो उसको इंडस्ट्री से आप 2,000 रुपए या 500 रुपए सब्सिडी दिलवा के क्या करेंगे उस घर को? 4 करोड़ घरों को हमने हिसाब बना के बताया कि 500 रुपए सब्सिडी दिलवा रहे हैं सनत से, क्या करेंगे उसको अगर वो 37,000 रुपए का उसका जॉब उसके घर के एक आदमी का चला जाएगा? ये काम हुकूमत का है। सनतों को चलने दें, सनतें चलेंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। हमें सनतों को चलाना है, चलाना है, चलाना है। और साहब ये भी कहें कि शहबाज शरीफ साहब ने आपकी बात को मानते हुए, इंडस्ट्री को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाते हुए, उन्होंने पूरी 240 अरब आपकी बात मानी कि नहीं मानी? बिल्कुल, जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू हमने इंडस्ट्री से दिया और इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस बात को एक्नॉलेज किया और इस बात को जो है वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और मैं अली को यही कह रहा हूं कि अली, हमें जो है सनत को इसके बावजूद इसका टैरिफ 15 सेंट बन गया, जो पिछले साल 9 सेंट हम समझ रहे थे। हमें सनत को वायबल करना है। हम अभी भी नहीं कर सकते। अभी पहले दोनों हाथ बंधे हुए थे अली, पहले दोनों हाथ बंधे थे। अभी आपने मेरा एक हाथ खोल दिया, जो पॉइंट मैं लड़ लूंगा, लेकिन मुझे आगे जाना है। बिल्कुल, पॉइंट अल्लाह ताला आपको पूरी तरह से तवाना करेंगे। चले अली खिजर साहब, यहाँ पर ये जो अभी यही बात हो रही है कि एक इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने, बट ऑब्वियसली IMF ने वो बात नहीं मानी। हम हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनको तो इल्जाम देते हैं जो पावर सेक्टर का हमारा हाल है। व्हाट डू यू थिंक कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका कितना अमल दखल है जहां आज पाकिस्तान खड़ा है पावर सेक्टर की अगर बात करें तो? जी, बड़ी पहले मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं कि आपने शहबाज कह रहा था ना, नेथन पोर्टर हमारे वजीर आजम से ज्यादा स्ट्रांग है और वो नहीं हुई। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी लोग जो है ना, जिस बात को मनवाना होता है वो नेथन पोर्टर के ऊपर कह देते हैं। जैसे कि ये मैं आपको तयशुदा बात कह रहा हूँ कि नेथन पोर्टर के ऊपर फोन गया है पाकिस्तान से किसी ने कि फर्टिलाइजर के ऊपर GST को नॉर्मलाइज नहीं करना, और नेथन पोर्टर को फोन आया है ये कर दो और ऐसा हुआ है। तो कहीं जहां पे उन्होंने बात मनवानी होती है मनवा भी लेते हैं। ये थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं जरा पिछली बात को। अच्छा, अब बात आपका ये है कि बिल्कुल IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान की हर पॉलिसी को जो है ना उस तरह नहीं देखते, मिसट्रस्ट भी है। वैसे तो ये IPP स्ट्रक्चर जो आया था, साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आप दोबारा काइंडली अली खिजर को ज्वाइन करवाइएगा। गौरीजास, और जो इशू अहम है अभी जो IMF, लेकिन मेरे ख्याल में अली परवेज साहब से पूछ लेते हैं यही सवाल कि व्हाट डू यू थिंक कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक है इनका कितना रोल है? क्योंकि एक हमने देखा कि जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू हो या सर्कुलर डेट का इशू हो, IMF की एक ही रेसिपी है कि जी आप कॉस्ट जो है ना बिजली की वो बढ़ा दें। सक्सेसिवली हम बढ़ाते गए, जो सर्कुलर डेट है वो भी बढ़ रहा है, मसला हल नहीं हो रहा अपनी जगह पे। देखिए कामरान, मैं जाती तौर पे ना ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है ना, मैं इनको ज्यादा सब्सक्राइब नहीं करता हूं। गुजारिश ये है कि नेथन पोर्टर हो या XYZ हो, वो बेसिकली आपसे कह रहा है कि अपनी चादर देख के अपने पैर फैलाएं। और उसके अंदर अगर 70 साल से इस मुल्क के अंदर हमने वो इस्लाहात नहीं लेके आए जिससे हमारे लेंडर्स को ये कॉन्फिडेंस हो कि जो हम बात कर रहे हैं हम उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं। एंड ये टैक्सेशन की जो आपकी ब्रॉडनिंग ऑफ द बेस के ऊपर भी है, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के अंदर भी है, तो उसके बाद कोई भी लेंडर जो आपसे क्या कहेगा कि भाई ये जो एडिशनल कॉस्ट है इसको रिकवर करने के लिए कीमत का हिस्सा बना दो। ये तो हमारा अपना बहैसियत कौम, एंड मैं और कौम को भी नहीं कहता, बहैसियत हुकूमत मेरा फेलियर है ना कि मैं आई हैव नथिंग टू शो टू माय लेंडर के जी मैं अपने घर को अच्छे अंदाज के अंदर आगे लेके चल सकता हूं। कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, अली खिजर ने जो बात की है, मैं खुद भी बहुत सारी चीजों से प्रीवी हूं। और अली परवेज साहब अगर चाहें तो मुझे कंफर्म कर दे, डिनाई ना करें उनको। लेकिन अली परवेज मलिक की एक बात बिल्कुल ठीक है कि एटलीस्ट दैट एक्नॉलेज किया कि अगर हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर बात जो भी है वहां पे जो अली खिजर बात कर रहे थे नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि फर्टिलाइजर पे और पेस्टिसाइड्स पे टैक्स नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो वहां पे डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान स्ट्रांग हुए, जहां पे उनकी खुद ख्वाहिश थी और उनको पीपल्स पार्टी का वोट चाहिए था। अली खिजर, आप बात कर रहे थे, बीच में राब्ता मुनक़ता हो गया था आपसे, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, ये तो बात हो गई। दूसरा, IMF और वर्ल्ड बैंक जो आप कह रहे हैं ना, वो पॉलिसीज में यकीनन उनका रोल है। ये जो 1994 के अंदर IPP पॉलिसी आई थी पाकिस्तान के अंदर, ये भी वर्ल्ड बैंक के ऊपर ही आई थी। आपने क्या हुआ था कि बाबडा को आपने डिसइंटीग्रेट किया, बाबडा को डिसइंटीग्रेट करने के बाद आपने पेप्को बनाया, और पेप्को के बाद आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनाई, सारा कुछ हुआ कि ये डीरेगुलेट हो जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक की एक पूरी पॉलिसी थी जिसको आपने ऑन पेपर तो कर दिया है, लेकिन आज ये 10 डिस्कोज है, ये जॉइंट सेक्रेटरी पावर मिनिस्ट्री के अंदर जो बैठा हुआ है वही आज भी इनको देख रहा है। उनका बोर्ड तो इंडिपेंडेंट कर दिया, बट उस बोर्ड को अपॉइंट आपके इस्लामाबाद के लोग कर रहे हैं। उसके अंदर उसको चलाने वाला पावर सेक्रेटरी है। तो जब आप वर्ल्ड बैंक IMF की आधी बातें मानेंगे, आधी बातें नहीं मानेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। या तो आप अपना सोल्यूशन लाए, या वो जो सोल्यूशन दे रहे हैं उस पर काम करें। आपने उस आधे सोल्यूशन को रखा, आधे को खत्म कर दिया। दूसरा, मार्केट डीरेगुलेट नहीं की। मार्केट के अंदर आपने कोई इस तरह की चीज नहीं की कि मल्टीबायर मल्टी सेलर ला सके, जिस पे व्हीलिंग हो सके, कुछ हो सके, वो आपने कुछ नहीं किया। वो सारी चीजें अपने हाथ में रखी हैं आपने, लेकिन आपने IMF की आधी बात मान ली। तो ये हाफ कुक सोल्यूशन होते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर से निकलना है। दुनिया में मुझे कोई एक इकोनॉमी बना दे जो IMF वर्ल्ड बैंक में रहते आगे बढ़ सके, बट अनफॉर्चुनेटली जो अली खिजर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी ही खूबसूरत बात की। जिस मुल्क का वजीर आजम, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो या उससे पहले वाले वज़ीर आज़म हो, उठ के ये सबसे बड़ी कामयाबी जो है ना अपनी, वो ये बताएं कि हमने IMF का प्रोग्राम कर लिया और IMF ने हमारा बजट बना दिया है। वो मुल्क शायद ये कह तो रहा हो कि ये मेरा आखिरी IMF का प्रोग्राम है, वो आखिरी IMF प्रोग्राम की तैयारी नहीं होती। गोहर एजाज साहब, आपके पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, आप 2 चीजों पे कमेंट्स कीजिएगा। एक तो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा, और एक जो कैप्टिव पावर प्लांट्स को जो गैस मिल रही है उसके ऊपर भी IMF का फोकस आ रहा है। और आपको पता है अभी पिछले हफ्ते आपकी जो कीमत है वो 250 रुपए फी MMBTU बढ़ गई है। तो अगर 1 जनवरी 2025 को ये कीमत 3600 रुपए हो जाती है या आपकी गैस काट दी जाती है, तो फिर एक्सपोर्ट सेक्टर की क्या पोजीशन होगी? शहबाज, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। देखें कि आज पूरी कौम कह रही है कि हम पे टैक्स लग गया। हम 9.5% टैक्स टू GDP डायरेक्टली थे, 1% या जो है हम PDLs के तौर पे ले रहे थे, या 1.5% शायद PDL था टैक्स टू GDP, 11% पे थे। इस बजट में हमने 3% के टैक्सेस लगाए हैं, और जो है 1% PDL की भी जो है वो हमने बजट बढ़ा दिया है। तो एक साल में हम 4% टैक्स टू GDP बढ़ा रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी टैक्स लगा। मैं दोबारा अली परवेज साहब को कहूँगा कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर अगर हमने टैक्स लगाया है तो हमें उस टैक्स को जो है ज़रूर लगाएं कि उसकी इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम आप डोमेस्टिक के साथ उसको कम से कम जो है वो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें। कि अगर हम एक्सपोर्टर को कहेंगे कि आप दुगना टैक्स जो है वो जमा कराएं, जो कि एक लोकल जो है मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले के, वो मैं कहूँगा कि अनफेयर है कि आप उसकी जो है और पैसे उसके जो है FBR में विदहोल्ड हो जाएं, क्योंकि अब आपने उसको डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सेल्स टैक्स की फैसिलिटी भी नहीं दी कि वो जो है बगैर सेल्स टैक्स के खरीद सके। तो एक्सपोर्ट्स हमारा जो है ब्लड इन द बॉडी है मुल्क के लिए। जैसे आपने एनर्जी कहा कि ऑक्सीजन है, मैं कह रहा हूं कि एक्सपोर्ट्स मुल्क के लिए जिस्म के अंदर खून है, वो इट इज द ब्लड इन द बॉडी। इसको लीक ना होने दे, हमें इस ब्लड को जो है अपने जिस्म में रखना है, क्योंकि अगर ये ब्लीडिंग हो गई तो ये जिस्म जो है वो तवाना नहीं, ये जिस्म चल ही नहीं सकेगा, जिंदा ही नहीं रह सकेगा। माय सेकंड पॉइंट जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत, कैप्टिव के ऊपर। देखिए सर, मैं मुल्क के साथ हूँ, आई बिलीव इन पाकिस्तान एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान जो है अगर ग्रो करेगा तो मैं करूँगा। मैं कहता हूँ कि ये हमें ग्रिड के ऊपर एनर्जी लानी चाहिए। अगर कैप्टिव बंद करके मुझे ये एनर्जी देते हैं, आज के दिन 3000 रुपए के रेट के ऊपर भी मुझे 32 रुपए की घर में बिजली पड़ती है, कि मैं 3000 रुपए की गैस ले लूं और कैप्टिव चलाऊं तो 32 रुपए पड़ती है। अब नए पैकेज के ऊपर भी हुकूमत का जो रेट आएगा 40 रुपए आएगा। माई पॉइंट ऑफ व्यू अगेन एंड अगेन इज कि हमें सिस्टम को ग्रिड पे लाने के लिए सिस्टम को एफिशिएंट करना पड़ेगा। अगर ये कैप्टिव से कनेक्ट हो रहे हैं, इनको कोई एडवांटेज दें, इनको जो है कोई सिस्टम में लाएं। आप अगर ये 3000 मेगावाट ले लेंगे सिस्टम में, जो कि आज कैप्टिव पे चल रहा है,
तो मुल्क को 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी कैपेसिटी पेमेंट में, जो कि अगर मैं कैपेसिटी पेमेंट का हिसाब करूं 2 ट्रिलियन पे ये 50,000 करोड़ रुपए है, तो ये 25% बनता है। ये 5 रुपए से 6 रुपए यूनिट आपको सेविंग हो जाएगी कैपेसिटी पेमेंट में, जो कि आप पास ऑन कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको प्लान करें प्रॉपरली, और क्योंकि हमारे पास प्लान करके रीजन को देखें और रीजन को देख के इंडस्ट्री को वाइबल रहना। कभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और इश्यूज के हवाले से जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और आखिरी जो हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो जरा कंक्लूड करते हैं डिबेट अली परवेज मलिक साहब से। सबसे पहले तो मैं आई थिंक इशू ये कॉम्प्लेक्स है, एवरीबडी नोज, लेकिन जो घर में बैठे अवाम है, हर जो तबका है वो ये जानना चाहता है। ऑब्वियसली आप दिफा कर रहे हैं, मुश्किल सूरत हाल है, मुश्किल फैसले करने हैं, क्या ये मुमकिन है कि जो भी आप रिफॉर्म्स, जो भी आपने शुरू में भी कहा कि मेजर सर्जरी की जरूरत है और गवर्नमेंट कर भी रही है, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द टनल जिसे कहते हैं, कोई लाइट है लोगों के लिए, या ये बिल, बिजली के एनर्जी कॉस्ट मुसलसल बढ़ती रहेगी और लोगों के लिए मसाइल बढ़ते रहेंगे, या एट द एंड ऑफ द डे जब रिफॉर्म सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो लोगों को सुख का सांस मिलेगा? देखें, मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि हुकूमत को बिल्कुल इस चीज का एहसास है कि जो गौहर एजाज साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि एक्सपोर्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और एक्सपोर्ट के लिए जो लिक्विडिटी है खून की तरह है, तो हम बिल्कुल इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं और उनकी लिक्विडिटी को प्रिजर्व करने के लिए चाहे टैक्सेशन का लोड उन पे फेरर हुआ है, मैं ज्यादा भी नहीं कह रहा क्योंकि आपने भी इसके ऊपर बड़ा लिखा है, फेरर हुआ है, हमने साथ ही उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उनके रिफंड्स के अंदर तकरीबन 60 अरब रुपए जो उनका अपना पैसा है उसको मुहैया किया, और इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद जिम्मेदारी ली है कि उनकी लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हर किस्म के इकदाम लिए जाएंगे। दूसरी बात यह कि पीडीएल के अंदर हेडरूम क्रिएट किया गया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप किसी वक्त अगर आपकी फिस्कल स्लिपेजेस हो तो आपको ये आईएमएफ का फ्रेमवर्क जेपरडाइज ना करना पड़े। कोई पीडीएल नहीं बढ़ाया गया, आपने खुद देख लिया 60 रुपए के ऊपर है। पर मैं निहायत ही एहतराम के साथ शहबाज, जो आपने जो एक बात की उसके ऊपर आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन ऑन दैट कि जी जिस मुल्क का वजीर आजम आईएमएफ का लोन होने पर मुबारकबाद पेश करे, किसी ने मुबारकबाद पेश नहीं की। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ आपको यह कहा कि जो इस्तेहकाम आपको पिछले चंद महीनों के अंदर नजर आया उसको परमानेंस देने के लिए, उसको एंकर देने के लिए एक लॉन्गर एंड लार्जर आईएमएफ प्रोग्राम एसेंशियल है, और अब आप जिस तरह से उसकी तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं तो इट इज अ गुड साइन। और जो आपने कामरान बात की कि होप एंड ऑफ द टनल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि हुकूमत को इस चीज का एहसास है कि अब इस्लाहात के अलावे और कोई रास्ता नहीं है, और हुकूमत ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो आपके सामने है। पॉलिटिकल पेन और आपके पॉलिटिकल कैपिटल किस तरह से ब्लीड हो रहा है, पर जो होप जिसकी तरफ आपने बात की है उसके लिए आप देखें इंटरनेशनल जरीदे आपको किस तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं। आप ये देखें कि बैरूनी सरमायादार आपके मुल्क की तरफ किस तरह से आ रहे हैं। आप ये देखें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला हमें इस्तेकामत के साथ इस रस्ते के ऊपर चलना है, सबको ऑन बोर्ड रखना है। वल्नरेबल सेगमेंट्स को, जो कमजोर तरीन लोग हैं, उनको बिस्क के जरिए, स्लैब सिस्टम के जरिए, देयर इज नो परफेक्ट सोल्यूशन, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि हम पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव, जिसको आप कहते हैं जामे और सस्टेनेबल, जिसको आप पायदार तरक्की की तरफ लेके चल सकें। और ये क्रेडिट कार्ड की जो ग्रोथ और ये जो बूम एंड बस्ट साइकिल है जिसको इमरान खान साहब भी प्रीच करते रहे और 70 साल से हम देखते रहे कि 24वें प्रोग्राम के अंदर हम फिर जाना चाह रहे हैं, इससे बाहर निकल सकें। तो प्लीज आप लोगों के ऊपर, आप दोनों बहुत सीरियस माइंडेड जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों की बहुत एक्सपर्टीज है, लोगों को एजुकेट करें, हमारे जो यहां पे डिस्कोर्स है उसको इनरिच करें, लोगों को मसाइल बताएं, हल बताएं, और इंशाल्लाह ताला मिलके इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम इंशाल्लाह ताला इस मरहले से बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान को उसका मकाम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह दिलवा देंगे। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, आपने बड़ा कैंडिडली बहुत सारी जगहों पे आपने जवाब का इफ्तिताह, आपने इश्यूज को भी हाईलाइट किया, जहां पे आप समझते थे कि हुकूमत का डिफेंस बनता था, आपने बड़ा भरपूर उसका डिफेंस भी किया, जो एज ए मिनिस्टर आपका राइट भी है। और मैं जाती तौर पर जानता हूं आपकी व्यूज, आप एक नॉर्मल मिनिस्टर्स की तरह समटाइम्स एक्ट नहीं करते। अगर आपको इंडिपेंडेंट पोजीशन लेनी हो तो आप लेती भी रहे और कैबिनेट भी लेते रहे, हमें इस चीज का अंदाजा भी है और हमें इंफॉर्मेशन भी है। बट इसमें नाज़रीन जो असल जो बात है कि क्या वाकई हुकूमत को एहसास है कि पाकिस्तान का एनर्जी का जो शोबा है कहां खड़ा है। इकदामात
करती है हुकूमत। हर हुकूमत ने कोशिश की है, इमरान खान साहब की भी हुकूमत ने कोशिश की, PDM-1 ने की, शहबाज शरीफ साहब अब नई कोलिशन गवर्नमेंट में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हल की तरफ क्यों मसला नहीं बन रहा? हर दिन जो है हमारा क्यों पिछले वाले दिन से बुरा है? इन सब हालात में जब हमारी आइडल कैपेसिटी पेमेंट 22 रुपए फी यूनिट कम से कम इस साल की है, तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी हुकूमत 1900 मेगावाट के नए पावर प्लांट्स लगाने की सोचे? कैसे मुमकिन है कि हम सीपेक फेज 2 के अंदर भी 2-3 नए पावर प्लांट्स लगाए? हम सऊदी अरब से बात करें सोलर पावर प्लांट्स की। पॉइंट यहाँ पे यह है कि हम इस सेक्टर को कंसोलिडेट करना है, इसके जो नुकसान हैं उसको कम करना है, इसकी जो लागत है बिजली बनाने की उसको कम करना है। जिस तरीके से हुकूमत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो बोझ था क्रॉस सब्सिडी का खत्म किया, जो कि होना चाहिए था, मैं खुद सपोर्ट करता हूं, उसी तरीके से अब वक्त आ गया है कि जो आपका घरेलू सारिफ है उसके पास ये सकत नहीं है कि वो अपना बिल दे सके। वो क्यों 12 रुपए की सब्सिडी हुकूमत को दे ताकि हुकूमत आगे दे? हुकूमत सब्सिडी दे सकती है तो दे, नहीं दे सकती तो क्रॉस सब्सिडी खत्म करे और उसका बोझ खुद बर्दाश्त करे। कंक्लूडिंग बिल्कुल, और इस पे मेरी कंक्लूडिंग थॉट यही है कि आई थिंक जो फवाद हसन फवाद बड़े सीजन ब्यूरोक्रेट और केयर टेकर गवर्नमेंट में भी वो मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी कि ये जो पावर सेक्टर है ये एक ऐसा ब्लैक होल है पाकिस्तान की मईशत का कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को डुबो सकता है बल्कि ये पाकिस्तान को डुबो सकता है। तो ये है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो जो हमारी कोशिश थी कि अनलाइक जो यूजुअल पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं कि इस इशू के ऊपर एक सीरियस डिबेट की जाए और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं और आगे भी इसके ऊपर इस तरह की डिबेट्स करते रहेंगे क्योंकि इसके हल की तरफ जाना है। क्योंकि ये हल नहीं होगा तो यकीनी तौर पर फिर जो मसाइल हैं वो इनफरादी तौर पर तो लोगों के लिए बढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तान इज लाइक अ फैमिली, पूरा एक जो आपका मुल्क होता है तो उसके लिए भी मसाइल बढ़ेंगे। तो लेट्स होप जो मिनिस्टर साहब ने कहा, जो गवर्नमेंट कह रही है कि वो वाकई ये सीरियस हैं, कमिटेड हैं कि इस मसले को वो हल करें। बहरहाल ये जो आज का खुसूसी जो शो था कल भी आपने देखा और उसका दूसरा हिस्सा आज आपने देखा। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।